Welcome to Hari Sharnam Learning Hub. अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके हाथ में बहुत सारे जीवित जीव हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? या फिर मैं कहूं कि आपके पैरों में, आपकी उंगली के, जैसे आपकी एक उंगली के अंदर बहुत सारे जीव जो हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? और अगर मैं कहूं कि एक पेड़ के अंदर बहुत सारे जीवित जीव पेड़ के एक टहनी या उनके पत्तों में अंदर बैठे हुए हैं तो आपका विचार क्या होगा? चलिए आज हम समझते हैं कोशिका के बारे में। मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, और साइंस की बुक में आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9th वालों का। आज ये चैप्टर हम कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आप कौन कौन से प्रश्न हल करने में सफल होंगे उसकी भी चलिए चर्चा करते हैं। आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। इस क्लास के बाद आपको पता होगा कि कोशिका क्या होती है और इसकी खोज वगैरह किसने की थी, क्या कुछ बातें थी। फिर आपको जो क्वेश्चन आता है जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके अंगों को भी स्पष्ट रूप से दिखाइए, बनाइए या स्पष्ट करिए, तो इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, शामिल करेंगे। पादप कोशिका का सचित्र वर्णन, तो जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों को चित्र बनाने के साथ साथ पूछ लेता है, उसको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में क्या अंतर है इस पर भी हम बात करेंगे। फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की क्या बातचीत है उस पर हम चर्चा करेंगे, और कोशिका विभाजन कैसे होता है उस पर भी हम बहुत डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। हमारी पहले सारी वीडियो लाइव रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यस्तताएं बहुत हैं और मैंने ये डिसाइड भी किया है, मैंने देखा भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लाइव क्लास के साथ। अगर आप अपनी रुचि दिखाएंगे, अब अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि नहीं सर मुझे लाइव ही चाहिए, तो मैं लाइव वीडियो पर फिर से लाइव लेक्चर्स पर शिफ्ट हो जाऊंगा। वरना अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए आप इसी वीडियो से पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगा, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हरी शरणम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक एक सेगमेंट को कवर करते हुए। ठीक है भैया, चलिएगा। तो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। हम पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम सबसे पहले बेसिकली देखेंगे कि कोशिका का परिचय क्या है और कोशिका का इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, कोशिका के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर हम कोशिकाओं के बीच तुलना करेंगे, जिसमें जीव कोशिका होगी और एक तरफ पादप कोशिका होगी। फिर कोशिका के अंदर संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, और परीक्षा के लिए मास्टर आपके कुछ बढ़िया से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए सबसे पहले इस सफर की शुरुआत करते हैं। मतलब यार शुरुआत में जब ये लगभग 1600-1500 ईस्वी से पहले की बात मान लीजिए। आज से अगर आप देखना चाहें तो 16 और 5 होते हैं 20, मतलब 500-800 साल पहले की अगर आप बात मान लीजिए, तो जो ह्यूमन बॉडी है, मानव जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, यह किस तरीके से बना हुआ है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। मतलब जैसे हमने जब पहला चैप्टर पदार्थ पढ़ा था, तो फिर हमने लास्ट में पदार्थ में क्या पढ़ा था? पदार्थ से छोटे अणु पढ़े थे, और अणुओं से छोटे फिर हमने परमाणु पढ़े थे, और फिर इन परमाणुओं से भी छोटी हमने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हमने यहाँ पर करी थी। तो हमें ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, हमें पता चला था इनके बारे में। लेकिन जरा सोचिए कि मानव के बारे में हमें इसके बारे में इस तरीके से कोई बहुत खास जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो आइए हम आज वहीं उसी तरीके की दौर की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1665 में, क्या सर ये मुझे तारीख और इनके नाम याद रखने हैं? तो आप ये इंपॉर्टेंट है, पहला नाम जरूर याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक साहब 1665 में कर्क में पहली मृत कोशिका की खोज करते हैं और सेल शब्द देते हैं। इसका नाम सेल देते हैं, ये ऐसे सेल। ठीक है, ये सबसे पहली बार होता है जब रॉबर्ट हुक साहब ये काम करते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इस क्लास में कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत में हो सकता है, समझ रहा हूँ, हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग लाइव क्लास में नहीं है। जब लाइव क्लास होती है तो बच्चे अलग ही आनंद में पढ़ते हैं, आपस में चर्चाएं करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी मिस कर सकते हैं आप उन चीज़ों को।
कि सर मुझे उतनी कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी इन्होंने अपनी एक खुद ने बनाई थी, बहुत बेसिक सूक्ष्मदर्शी थी, उसके माध्यम से इन्होंने देखा और उसका नाम रखा कि ये सेल है। क्या है ये? सेल है। इसका नाम दिया सेल का। सेल का बेसिक अगर आप मतलब निकालें, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। सेल का क्या मतलब हुआ? एक छोटा कमरा। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसको इन्होंने सेल कहा कि ये बिल्कुल छोटी सी यूनिट है। मृत कोशिका इन्होंने पहली बार देखी थी। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है किसी भी तरीके से? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल नहीं। फिर 74 में 1674 में ही ल्यू वेन हॉक 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवित कोशिका को देखते हैं तालाब के पानी में। तो ये एक टाइम लाइन के रूप में आप याद रखिएगा। 1665 से कहानी शुरू होती है और फिर 1674 में कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 65 और 74 सबसे पहले रॉबर्ट हुक, फिर ल्यू वेन हॉक। क्लियर है? पहले उन्होंने एक बिल्कुल साधारण सूक्ष्मदर्शी से अपनी खुद की बनाई हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका देखी और उसको नाम दे दिया सेल। तो सबसे पहले नाम किसने दिया कोशिका को? कोशिका यानी कि सेल, वो रॉबर्ट हुक साहब हैं। ल्यू वेन हॉक ने पहली जीवित कोशिका देखी है तालाब के पानी में, अपनी दूरबीन इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में, मतलब समय आप देख रहे हैं 1674 की बात है, फिर पूरी 17वीं सदी निकल गई, 1700 वाली शताब्दी। वो 100 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, उसके कई वर्षों बाद, लगभग 160 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक के बारे में बात करी और कोशिका के अंदर भी संरचना ढूंढ निकाली, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1665 में कहानी शुरू हुई रॉबर्ट हुक के साथ। फिर इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोज निकाला। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? फिर आगे और बढ़ते हैं तो स्लाइडेन और स्वान आते हैं। स्लाइडेन और स्वान 3839 में इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। स्लाइडेन और स्वान ने सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं, इस तरीके की इन्होंने बातें करी। फिर 1855 में नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, इस तरीके की बात भी विर्चो ने कहनी स्टार्ट कर दी। विर्चो ने मतलब ये बताया 1855 में कि जो नई कोशिकाएं हैं वो कैसे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण होता है। तो क्या आप इस सब बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? मैं इसको फिर से एक बार दिखाना, समझाना चाहूंगा। मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं एक बार, बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से। ये जो पहला फिगर है आप देख रहे हैं, मृत कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से साधारण अपने द्वारा ही बनाई गई, रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा ही बनाई गई। 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक साहब देखते हैं मृत कोशिका को और उसका नाम रखते हैं सेल। इसका नाम क्या रखते हैं भैया? सेल। उन्होंने कहा कि ये सेल है। सेल का मतलब एक छोटा सा कमरा, इसका हिंदी में अर्थ है कोशिका। फिर सर 74 वाली बात अगर आप याद रख लेना चाहें तो रख सकते हैं। 1674 में ल्यू वेन हॉक साहब ने क्या किया? इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के साथ पहली बार जीवित कोशिका देखी तालाब के अंदर। फिर 1861 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने कोशिका के अंदर भी एक केंद्रक ढूंढ निकाला। फिर स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिका से ही बने होते हैं। और लास्ट था विर्चो का 1855 में, इन्होंने नई कोशिका को पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न माना। तो तुमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत क्या था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत क्या था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोशिका सिद्धांत क्या है और यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। और यह सिद्धांत 1838-39 अगर ना भी याद रहे तो स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया। ये आप बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन
कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने अभी तक जितनी भी बातें आपको बताई हैं बहुत डिटेल से समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से कवर करिएगा तो बहुत मजा आएगा इसको कवर करने में। अब थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें जीवंत उदाहरण, लाइव एग्जाम्पल, पूरे लाइफ के, रियलिस्टिक लाइफ के देखना चाहें, तो सबसे बड़ी कोशिका जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा बोला जाता है कि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो, सबसे बड़ी कोशिका है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा साधारण है उदाहरण, क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस है, लेकिन फिर भी सबसे लंबी कोशिका की अगर तुमसे बात करने आ जाए वो कि बताओ सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम वाली कोशिका है, जिसको हम लोग अपने, अभी जैसे हम अपना, हमारे मन में आया कि हम अपने हाथ से ऐसे बताएं, तुम्हें इंडिकेट करें, तो ये जो इंडिकेशन है हमारे माइंड ने जैसे ही सिग्नल दिया कि हाथ से हम इंडिकेट करके दिखाएं, तो ये इंडिकेशन कौन कर रहा है? ये तंत्रिका कोशिका का ही अंग है, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। फिर आती है सबसे छोटी कोशिका, तो ये माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आती है। और जो मानव की सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर में, वो शुक्राणु होते हैं, वो सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? बोलिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके स्पष्ट होती चली जा रही हैं। क्लियर? आगे थोड़ा और चलते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब दो शब्द हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप इससे पहले एक चीज और देख समझ सकते हैं, इससे पहले एक दो चीजें और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, आप इससे पहले, मैं इसको ऊपर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको एक चीज और समझ सकते हैं। आपने घर पे सभी ने बेसिकली प्याज देखा होगा, जो प्याज हम लोग प्याज देखा होगा, प्याज, उसमें प्याज में क्या होता है, इस तरीके से एक के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, एक के ऊपर एक लेयर रहती है। क्या रहती है? एक के ऊपर एक लेयर रहती है ना? अब जरा समझना, अगर तुम इसकी एक लेयर निकालो, अगर तुम इसकी एक लेयर निकालो, एक सेकेंड, सॉरी, मतलब तुम इसकी एक लेयर इस तरीके से अलग करो, और अलग करने के बाद उसको मतलब फोल्ड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ये हटा देना साइड से, और उसकी सिंगल लेयर को पारदर्शी तरीके से देखो, तो आप पाएंगे कि कोशिका जो आप जिस तरीके का स्ट्रक्चर पाएंगे ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर कोशिका का होता है। आप ये घर पे खुद भी देख सकते हैं। प्याज की झिल्ली को निकालिएगा, फिर उसको थोड़ा ध्यान से सामने से टॉर्च जला के देखिएगा तो और अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, इससे आप समझेंगे कि यहाँ कोशिका कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब जरा समझते हैं। तो यहाँ तक अगर मैं कंक्लूड करूँ, इतना जो मैंने अभी तक बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कंक्लूड करने जाऊँ, तो ये तो बहुत एग्जाम्पल हो गए। यहाँ तक हम लोग ये जान चुके हैं कि कोशिका की खोज कब किसने करी है, लगातार उसमें बदलाव कैसे आए, कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी, फिर कोशिका में जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान ने किस तरीके से दिया, क्या है कोशिका सिद्धांत, और विर्चो साहब ये भी बता रहे हैं कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, अपनी पूर्ववर्ती, यानी कि पहले जो कोशिका थी, यहाँ पर ये चित्र से समझो, पहले जो ये मान लो पहले ये पुरानी कोशिका ए थी, इसी कोशिका का विभाजन हो जाएगा और इसी विभाजन से नई कोशिका बी बन जाएगी, जो कि पूरी तरीके से न्यू कोशिका होगी, नई कोशिका होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे विर्चो साहब ने बता दिया था। तो यहाँ तक सारी क्लियरिटी के साथ अब हम लोग आगे आ चुके हैं और हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? एक प्राचीन और सरल बात है, जबकि यूकैरियोटिक कैसे होते हैं? विकसित और जटिल जीवों के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आकार इसका क्या होता है? 1 से लेके 10 MU होता है। इसका आकार 1 से लेके 10 तक होता है। स्पष्ट केंद्रक यहाँ पर नहीं पाया जाता। झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं, झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, और राइबोसोम यहाँ पर 70-70S पाया जाता है।
उदाहरण के रूप में आप जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देख सकते हैं। बैक्टीरिया कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। फिर यूकैरियोटिक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ये विकसित होते हैं और जटिल होते हैं, आकार इनका बढ़ जाता है 10 से लेके 100 तक हो जाता है। फिर स्पष्ट केंद्रक मौजूद होता है इनमें, झिल्ली वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं, राइबोसोम 80S होता है, और उदाहरण के लिए पौधे, जंतु और मनुष्य। मतलब जरा ऐसे समझ सकते हो, प्रोकैरियोटिक बहुत ही साधारण जीव हैं। ये प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं ये बहुत साधारण हैं, बहुत साधारण सरल संरचना वाले जीव हैं, बहुत साधारण सरल संरचना वाले जीव हैं, जो एकदम शुरुआती स्तर पर पृथ्वी पर आए रहे होंगे। उसके बाद इनका धीरे धीरे क्या हुआ होगा? इवोल्यूशन हुआ होगा, आपस में क्या करा होगा, इन्होंने इवॉल्व होना शुरू किया होगा, और धीरे धीरे ये जाकर अब बहुत ज्यादा विकसित होकर एक तरीके से जो अभी हम वर्तमान में यूकैरियोटिक देख पा रहे हैं, जो यूकैरियोटिक मतलब विकसित जीव देख पा रहे हैं, ये सारे जीव इन्हीं से फिर बाद में क्या हुए होंगे? इवॉल्व होकर बने होंगे। तो प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे पहले आए, बहुत सरल संरचना है प्रोकैरियोटिक की, पहले आए हुए जीव हैं। यूकैरियोटिक ये बाद में आए हैं और काफी जटिल संरचना रखते हैं, काफी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत जटिल होता है। ठीक है, क्या आप ये अंतर समझ पाए हैं? अब जरा आते हैं मानव कोशिका और जंतु कोशिका पे। उससे पहले एक चीज मैं और क्लियर भी करवा दूंगा, ये वाला जो फिगर है, अब हम इस फिगर को बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इसको बनाना भी आपको सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इनका सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, पादप कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर अगर आप केवल उत्तर लिखते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया आपका 5 नंबर का, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे लिखने के, जब आप बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे, और 2 नंबर आपको मिलेंगे चित्र के। 2 नंबर किसके मिलेंगे? चित्र के। अगर आप अच्छा चित्र बनाते हैं तो आपको ये 2 नंबर भी मिल जाएंगे। तो चित्र बनाना जरूरी है, बहुत अच्छा है, सीखना ही सीखना है। इससे पहले हम तुम्हें एक चीज और बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट के तौर पर मैं दिखाना समझाना चाहता हूं, इस पर मैं आता हूं। सबसे पहले है कोशिका। क्या है सबसे पहले? कोशिका। जब बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, और ये बहुत सारे अलग अलग इसमें द्रव भरा हुआ है, अलग अलग चीजें हैं। ये एक कोशिका है। अब ये काफी सारी हजारों कोशिकाएं मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। टिश्यू मतलब, ऊतक मतलब टिश्यूज, ऊतक कहते हैं। तो ये कोशिकाएं जब हजारों कोशिकाएं मिलती हैं, तब हमारे पास एक टिश्यू बनकर आता है, ऊतक बन के आता है। और जब ऐसे ही हजारों लाखों ऊतक मिलते हैं, तब हमारी बॉडी का एक पार्ट, एक अंग बनता है, बॉडी का एक अंग बनता है। और बेटा, जब ये कई सारे अंग मिलते हैं, तब हमारा पूरा क्या बनता है? शरीर बनता है, बॉडी बनती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना। जैसे बेटा हमने कहा कि पहले बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक बनाए होंगे, और फिर इन ऊतकों ने मिलकर एक मानव का पूरा ये शरीर का एक हिस्सा बनाया। जैसे पहले ये सर बनाया, फिर इसमें बाल बढ़िया से बनाए उसने, फिर एक संरचना बनाई, अंग है ये, कान बनाया होगा, फिर इसका एक और कान बनाया, फिर इसकी आंखें बनाई सर, ये आंखें बनाई, फिर इसके शरीर का एक और अंग नाक बनाई, फिर इसके शरीर का अगला अंग मुंह, ये मुंह बनाया, है ना। फिर इसके शरीर का जो अगला हिस्सा था, मान लो ये वाला नीचे का धड़, तो गला बनाया, गर्दन बनाई, फिर ये हाथ इसके बनाए बॉडी के, ठीक है। फिर इसके क्या बनाए भैया? हाथ बनाए। हाथों के बाद फिर क्या बनाया? नीचे का पूरा स्टमक वगैरह पूरा धड़ बनाया। फिर इसके पैर बनाए, पैरों का निर्माण हुआ, पंजे बने नीचे की, फिर अंगुलियां बनाई पैरों में, फिर हाथों में हथेली का निर्माण हुआ, पूरे अंगुलियां वगैरह बनी, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? एक अंग है। हाथ शरीर का कोई एक अंग है, पार्ट है। ये कान क्या है? ये भी शरीर का कोई अंग है। सर ये पैर क्या है? ये भी शरीर का कोई अंग है। ये मुंह क्या है? ये भी शरीर का कोई अंग है।
ये अंग कैसे बन रहे होंगे? अंग, एक अंग में हजारों की संख्या में, हजारों बल्कि लाखों कह सकते हैं, हजारों की संख्या में क्या है? ऊतक हैं। हजारों की संख्या में ऊतक हैं। और अगर ऊतक की आप बात करें तो एक ऊतक जब लाखों से बनना है तो इसमें करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं। जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था कि सोचिए जरा, आपके हाथ में मैं कहूं कि लाखों जीव अंदर बैठे हैं जो जिंदा हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। आपके हाथ में, हमारे हाथ में, अंगों में बहुत सारे जीव अंदर हैं, जीवित हैं, वो अपना वर्क कर रहे हैं। अभी हम, हालांकि जब हम कोशिका पूरी पढ़ लेंगे, फिर हम कोशिका के बाद हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कोशिका विभाजित कैसे हो जाती है। ठीक है, मतलब एक कोशिका जैसे ये है, फिर यही कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है, और एक कोशिका ये अलग हो जाती है, और ये नई कोशिका का इसी से क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। और ये पुरानी जो कोशिका थी ये अपना अस्तित्व खो देती है। दो कोशिकाएं एक ही कोशिका से डेवलप हो जाती हैं, और पुरानी कोशिका क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम अभी कवर करेंगे। यहाँ पर आप ये बताइए कि सबसे पहले जो कोशिका है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इसी कोशिकाओं से मिल मिलकर फिर ऊतक बनते हैं, ऊतक बनते हैं। फिर ये सारे, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और फिर इन अंगों से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। ये मानव की ही बात नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचना कि ह्यूमन के साथ ही ऐसा है। मतलब ह्यूमन नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी इसमें शामिल हैं, और जितने भी पादप हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब पेड़ पौधे भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, और जो अन्य जीव जंतु हैं, जो सभी जीव जंतु इसमें, एनिमल हो गए और आपके पशु हो, पक्षी हो गए, है ना, सब कुछ इसमें शामिल रहता है। क्लियर है? तो ये बात भी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है बेसिकली। अब जरा जंतु कोशिका की हम लोग बात करते हैं। जंतु कोशिका को पहले हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। ये रहा जंतु कोशिका का बहुत ही सिंपल फिगर, बहुत ही साधारण चित्र। आप इसी तरीके का एक बहुत साधारण चित्र बनाकर जंतु कोशिका को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत साधारण है, इसको आप इसी तरीके से बनाना सीख सकते हैं। लेकिन आपका मन है कि सर मानता नहीं, मतलब मन है हमारा जो ये मानता ही नहीं कि हम इतना सरल सा चित्र बनाएं, तो इसकी जगह आप एक इस तरीके का भी फिगर आउट कर सकते हैं, एक इस तरीके का भी चित्र बना सकते हैं, जो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, ये कुछ इस तरीके का फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आप बना सकते हैं। इसको आप इस तरीके से यहाँ से घुमा सकते हैं। आप जब अपनी बुक वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे फिगर काफ़ी अच्छा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये इस तरीके से संरचनाएं हैं कुछ, यहाँ पर भी कुछ संरचनाएं वगैरह हैं। आप और अच्छे से थोड़ा बना सकते हैं। फिर इसमें मेन जो हिस्सा है इसका केंद्रक, ये जो मेन हिस्सा है वो क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अलावा यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव, ये छोटा छोटा ऐसे भर देंगे आप, इस तरीके से भर दीजिएगा। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या है ये? कोशिका द्रव्य है। फिर इसमें क्या है? कोशिका झिल्ली है, ये एक पतली सी कोशिका झिल्ली है। माइटोकांड्रिया है एक, आप इस तरीके से संरचना बना सकते हैं ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? माइटोकांड्रिया बोलेंगे। फिर बहुत छोटे छोटे राइसोसोम होंगे। फिर यहाँ पे ये इस तरीके की जो लंबी संरचना दिखाई गई है, ये यहाँ पर, इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक जालिका। अभी हम इस पे सबको एक एक करके समझाएंगे तुम्हें, ठीक है? और इस तरीके की एक संरचना तुम्हें दिखाई देगी जिसको हम लोग बोलेंगे गोल्जी का है। तो आप एक ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, और अगर इतना तीम झाम कुछ ना करना हो तो बहुत बेसिक एक इस तरीके से आप बना दीजिएगा फिगर, ऐसे करके, इस तरीके से, और इसको यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा बना दीजिएगा, और इसके अंदर ही अब आप यहाँ पे एक केंद्रक बना दीजिएगा ऐसे करके। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप माइटोकांड्रिया बना दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से माइटोकांड्रिया बना दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा एक अगला इसमें फिगर इस तरीके से, ये आपका गोल्जी काय हो जाएगा।
और इसमें फिर ऐसे करके डॉट 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 करके पूरे में बता दीजिएगा कि ये कोशिका द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है? कोशिका द्रव भरा है। इनके सबके नामकरण जरूर करिएगा, इसको जरूर ऐसे करके लिखिएगा कि ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, बहुत आसान है। फिर इसको जरूर लिखिएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइट्रो या माइटो है केवल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पे राइजोसोम, राइजोसोम, लाइसोसोम, जो इसके अंग हैं, अभी हम इन पर सब पर चर्चा करेंगे। तो आप इस तरीके से भी बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। आइए जरा अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को। अब जब एक बात तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक, जहां तक मैंने जितना तुम्हें बताया है उन सब बातों से मैं इसको एक फिगर से और दिखाना समझाना चाहूंगा। ये वाला एक फिगर देखिए जरा। ये आप ईंटें देख रहे हैं, ये ईंट देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ब्रिक्स, मतलब ईंट। तो ये ईंटें आप देख रहे हैं, इन्हीं से हमारी इमारत क्या है, घर वर हम बनाते हैं, कोचिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, इन्हीं पर सारा कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है, मेन कंपोनेंट है ये किसी भी बिल्डिंग का। ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट है भैया कोशिका। अब ये कोशिका बहुत कुछ निर्भर इसलिए करवाती है, कोशिका पर पूरी बॉडी किसी भी जीव की होगी, कैसी होगी वो कोशिका पर इसलिए निर्भर करती है कि उसकी कोशिका जैसी होगी उसी तरीके की उसकी बॉडी का भी स्ट्रक्चर होगा, उसी तरीके की उसकी बॉडी क्या करेगी, कार्य करेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि मानव कोशिका जो जंतु कोशिका है, बेसिकली मानव नहीं जंतु कोशिका, जो जंतु कोशिका है उसमें और पादप कोशिका में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। मतलब जंतु कोशिका और मानव कोशिका दोनों अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर सोचो दोनों एक जैसी होती, अगर दोनों कोशिकाएं एक जैसी होती तो आज जो पेड़ पौधे हम लोग देख रहे हैं, जो एक जगह स्टेबलिश खड़े रहते हैं, मिट्टी से पोषण लेते हैं, वो इस तरीके के ना होते। वो या तो हम लोगों जैसे चल फिर रहे होते बढ़िया से, जैसे मानव होता, जानवर होते, वैसे ही वो पेड़ पौधे भी होते। और इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर हमारी जो मानव यानी कि जो जंतु कोशिका है वो जंतु कोशिका जैसी ना होकर मानव पादप कोशिका जैसी होती, तो आप देखते कि जो जंतु मतलब हम लोग भी पेड़ों के जैसे जमीन को पकड़े हुए खड़े रहते, और जो जानवर होते, जीव जंतु, गाय भैंस बैल बकरी शेर, ये सब भी बैठे रहते, जमीन के साथ जुड़े हुए एक जगह पर स्थिर रहते, जैसे आजकल पेड़ पौधे होते हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है किस पर, कोशिका पर। क्योंकि हमारी मतलब जंतुओं की कोशिका पूरे पादप समूह की कोशिका से विभिन्न अलग होती है, भिन्न होती है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि जंतुओं और पादपों में कुछ बेसिक अंतर पाए जाते हैं। क्या ये बात आपको पूरे भेजे में घुस गई है? और रिलैक्स रहिएगा, ये मत सोचिएगा क्लास बहुत लंबी रहेगी, क्लास आधी हो चुकी होगी लगभग जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आइएगा, सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली बहुत कुछ अलग से कुछ फारसी चीज नहीं है। कोशिका झिल्ली कोई बहुत अलग या कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। कोशिका झिल्ली बहुत साधारण है। इसका एक और नाम है, वो जरूर आप याद रख लीजिएगा। कभी क्वेश्चन आ जाए प्लाज्मा झिल्ली से, वो लिख दे कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली। इसको कभी कभी कह देता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, और आप पढ़े थे कोशिका झिल्ली, दिमाग खराब है साहब, पता ही नहीं क्या पूछ लिया उसने। तो ये याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली बेसिकली कुछ अलग चीज नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं कोशिका के आसपास जो इस तरीके की परत बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करते हैं इसको, हाइलाइटर को। ये जो कोशिका के आसपास एक परत आप देख रहे हैं, एक झिल्ली नुमा संरचना देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं। कैसी होती है सर ये कोशिका झिल्ली? ये कुछ चीजों को तो क्या करती है, कोशिका के अंदर जाने देती है। मतलब ये ऐसा द्वारपाल है, रक्षक है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा गेट है। ये कुछ चीजों को जो कोशिका के लिए जरूरी है उनको कोशिका के अंदर तो जाने देती है, लेकिन कुछ चीजों को यहां से ही वापस लौटा देती है, उनकी एंट्री बैन करती है। कुछ सिलेक्टेड चीजों को, मतलब सर क्या क्या बात हुई? मतलब यार बेसिकली ऐसा ही है, केवल एक गार्ड लगा है, गेट लगा के बैठा है कोशिका झिल्ली के नाम का, कोशिका भित्ति या
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम पर जो बैठा है, अगर वो जरूरी व्यक्ति है तो उसको कोशिका के अंदर घुसने देगा, और जो अननेसेसरी वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु कुछ भी चला आया है और कोशिका के अंदर जाना चाहता है, उससे कहेगा कि भाई साहब आप बाहर जाइए, आपकी एंट्री बैन है, और अगर आप जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेंगे तो मैं आपकी पिटाई भी कर सकता हूं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या आप समझ पाए हैं? प्लाज्मा झिल्ली कोई अलग विशेष चीज नहीं है, ये केवल और केवल इतना काम करती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कुछ चीजों को तो अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को उसमें प्रवेश नहीं करने देती है। क्लियर है? ठीक है, और एक काम और करती है ये, मान लो कोशिका के अंदर कुछ बेकार सी चीजें इकट्ठी हो गई, मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कोशिका के अंदर, बेकार की CO2 जिसका यूज ही नहीं है, CO2 कोशिका के अंदर इकट्ठी हो गई। CO2 तो सर बाहर भी होगी कोशिका के, तो ये क्या करती है, यहाँ पर इस CO2 की सांद्रता बढ़ा देगी और इस CO2 को कोशिका झिल्ली के पार चले जाने देगी, लेकिन इधर वाली CO2 को इस कोशिका झिल्ली के अंदर एंट्री बैन कर देगी। तो कोशिका झिल्ली कुछ स्पेसिफिक चीजें भी दिखाती है। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है? तो क्या अगर क्वेश्चन ये आ जाए, मैंने जो पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने की मैंने बात करी थी, पहला क्वेश्चन जो था कहाँ गया, हाँ दूसरा क्वेश्चन ये वाला कि जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जंतु कोशिका तो अब आपको पता ही चल गई है, जो सभी जंतुओं में क्या है, बेसिक है, और सचित्र वर्णन चित्र बनाना आप सीख ही गए हैं। इसके अंगों को भी स्पष्ट करो। तो क्या अब आप इसके अंगों को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे? अगर पहला अंग कोशिका झिल्ली को आपको एक्सप्लेन करना हो, क्या आप कोशिका झिल्ली को एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसकी परिभाषा मैं आपको दिखाता चलूं, मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा, इसकी परिभाषा भी मैं आपको दिखाता चलूं, मैंने यहाँ पर शामिल भी किया है, ये देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली की बात, कोशिका झिल्ली इसी को हम कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली भी यही होगी। जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी ये कोशिका झिल्ली। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बनी किसकी होती है सर? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, आसान बात है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, मतलब सिलेक्टिव चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव चीजों के लिए ही जिम्मेदार है। अब आपको मुझे लगता है कि कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वापस आते हैं उसी चित्र पर, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसी चित्र पर मैं वापस आता हूं। यहां पर जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका में भी देखने को मिल रही है, और ये कोशिका झिल्ली यहाँ पादप कोशिका में भी देखने को मिल रही है। जंतु कोशिका में भी है, पादप कोशिका में भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिक्योरिटी तो दोनों के पास है, लेकिन जो ये पादप कोशिका है उसके पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका? इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये येलो कलर का बॉक्स है, क्लियर? ये देखो, इसका नाम है कोशिका भित्ति। ये साहब केवल और केवल पादप कोशिका के अंतर्गत ही पाई जाती है। सर इसमें क्या अंतर है, ये क्या होती है? आ जाओ जरा, यहाँ स्लाइड में लिखा है वो सब कुछ, आ जाओ इसको। ये कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, मजबूत और निर्जीव परत है। मतलब सर आप जो पेड़ देखते हैं ना, मैं एक पेड़ की इमेज दिखाऊं क्या? ऐड कर देता हूं मैं, ये काम अब मैं करने लगा हूं, मैं ऐड कर देता हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा। तेरी तना, मैं एक उससे इमेज आपको दे देगा, दूंगा, दिखा दूंगा। ये मतलब ब्राउजर से मैं एक इमेज कॉपी करके तुम लोगों को दिखा दूंगा, बस कॉपीराइट ना आए, है ना, वरना पता लगा कॉपीराइट आ जाए। कॉपी इमेज, नाउ देन पेस्ट। ये देखिए एक पेड़ का तना है, ये मैं एक इमेज ले आया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ का जो तना है वो कैसा है,
निर्जीव परत है, बिल्कुल ऊपर की वाली परत है, एकदम सूखी पाखी परत है। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली किससे बनी होती है, ये कोशिका भित्ति से बनी होती है, कोशिका भित्ति से बनी होती है। अब जरा ये तो मैंने दिखा दी तुम्हें पेड़ की इमेज, अब अपना हाथ ऐसे चेक करो, क्या ये भी ऐसा ही है कुछ, इसके ऊपर भी ऐसी कोई परत है जो बिल्कुल ऐसी स्ट्रिक्ट परत हो, मृत परत हो? बिल्कुल नहीं है सर। तो ये मानव या जंतुओं में किसी जानवर को देखना, कोई जानवर ऐसा होता देखा तुमने जिसके ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा परत बनी हो, पेड़ जैसा एकदम तना हो उसका? ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चीज है ये किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है, और ये जो है केवल और केवल पादपों में पाई जा रही है। ये बात आप याद रख सकते हैं, क्लियर है? पौधों को यांत्रिक मजबूती और आकार देती है, क्या करती है, पौधों को मजबूती देती है ताकि वे बिना फटे कठोर वातावरण में भी रह सकें। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके की झिल्ली है, ये इस तरीके की झिल्ली है जिसमें से कुछ चीजें पास आउट हो सकती हैं, कुछ चीजें पास आउट नहीं होंगी। तो इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझते चलना। जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों में पाई जा रही है, कोशिका भित्ति है वो केवल और केवल पादप में पाई जा रही है। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है दूसरा जो है वो है कोशिका द्रव। बहुत इजी है ये। कोशिका द्रव क्या है, बेसिकली कोशिका द्रव इसलिए भरा जाता है जो कुछ चीजें हैं, मान लो यहां पर ही एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, अगर इसमें कोशिका द्रव है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु किधर भी मूव कर सकता है। मान लो इधर जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया को, इस वाले ये एक नंबर का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको आवश्यकता है CO2 की, तो द्रव के सहारे क्या हो सकता है, ये CO2 यहां तक आ सकता है, या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहां तक आ सकता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर इस कोशिका में द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है, वो चीजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ पदार्थों का परिवहन करता है इधर उधर। इसी परिवहन के में से ही ये कोशिका से बाहर जब हम लोग किसी पदार्थ को निकालेंगे तो भी वो कोशिका द्रव के माध्यम से ही क्या होगा, बाहर होगा, पारगम्य झिल्ली से। तो कोशिका द्रव क्या होता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा, जंतु और पादप कोशिका में परिवहन के लिए बेसिकली जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो केंद्रक है ये भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से हम बात करेंगे। खोज किसने करी है, तो हमने पता चला लिया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज करी थी। इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था रॉबर्ट ब्राउन साहब को, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आ जाइए, ये क्या है, ये तो अलग चीजें हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में हम दिखाएंगे अभी क्या है। केंद्रक के बारे में आ जाते हैं। कोशिका द्रव मैंने बता ही दिया है तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। जो केंद्रक है, केंद्रक का मतलब है मेन भाग। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि यार टीम इंडिया का केंद्र जो सेंटर है वो क्या है, अब भैया गौतम गंभीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। या पहले हम कहते थे कि टीम इंडिया का सेंटर पॉइंट तो विराट कोहली का विकेट है, जैसे ही वो विकेट मिलेगा तो सब कुछ खत्म। जैसे हम कहते हैं अभी भी कि भारत का जो केंद्र है, मेन जो भारत बसता है, वो हम कहते हैं कि मेन भारत तो भारतीय संस्कृति में बसता है। या हम कहते हैं कि जो भारत का जो काम का काज हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है, तो केंद्र है दिल्ली, एक हब है। तो ऐसे ही जो मुख्य कार्य हैं वो सारे जहां से होते हैं उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो इसको आप एक ऐसा कमरा मान सकते हैं, एक ऐसी जगह मान सकते हैं जहां से क्या होता है, सारी चीजों पर नियंत्रण किया जाता है। क्या लिखा है, नियंत्रण कक्ष है एक तरीके से। केंद्रक क्या है, नियंत्रण कक्ष है। इसको हम लोग कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं। कोशिका का मस्तिष्क सभी जीवों में क्रियाओं और उपापचय को नियंत्रित करता है। मतलब जो कोशिका है किस तरीके का व्यवहार करेगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये केंद्रक जिम्मेदार है। आनुवांशिक सामग्री मतलब इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, DNA और प्रोटीन माता पिता के गुण बच्चों में भेजता है। तो जो आप देखते हैं कि अरे ये जब हम लोग किसी बच्चे को देखते हैं कि तब हम लोग कहते नहीं है कि अरे ये बच्चा तो अपने पिताजी पर गया है, अपनी माता जी पर गया है, इस तरीके से जब हम लोग कहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, DNA मटेरियल जो यहाँ पे आनुवांशिक सामग्री है। आनुवांशिक सामग्री मतलब क्रोमोसोम, यानी कि जो DNA वाला पार्ट है, DNA वाला पार्ट है वो सारा कुछ यहीं पर रहता है केंद्रक में। और ये केंद्रक से ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये
ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, इसी केंद्रक के माध्यम से। आप अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं, बताने में मतलब सक्षम हूं तो मैं बता ही देता हूं। जो आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह देखते हैं ना, और इसमें भी कुछ सैरोगेसी वगैरह की जो चीज़ें आप सुनते हैं वर्तमान तकनीक में, कुछ नई जो प्रौद्योगिकी देखते हैं, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, कोशिका को ही उठाया जाता है, उसके केंद्रक को ही क्या करते हैं, केंद्रक को ही इधर उधर करते हैं, या तो निकाल लेते हैं, कोई और केंद्रक उसमें नया केंद्रक ऐड कर दिया जाता है। मतलब जो जीन एडिटिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, जीन एडिटिंग, एडिटिंग, जीन एडिटिंग जिसको आप बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक जेनेटिक बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की आंखें एकदम से चली जाती हैं, उसको ढंग से दिखाई नहीं देता है, तो वो फाइंड करते हैं इसमें डॉक्टर्स की कौन सा जीन ऐसा है, तो हम लोग केंद्रक में क्या कर देते हैं, केंद्रक, यही केंद्रक में कुछ सुधार कर देते हैं ताकि अगली पीढ़ी में जो बच्चा हो उसको वो सारी बीमारियां ना हो। तो ये इसके लिए भी जीन एडिटिंग वगैरह में भी यूज होता है, केंद्रक का आनुवांशिक प्रक्रिया में भी शामिल है। केंद्रक झिल्ली दोहरे परत की झिल्ली जो केंद्रक को सुरक्षित रखती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्रक के पास भी अपनी झिल्ली है, केंद्रक जो है उसके आसपास भी एक झिल्ली होती है। क्यों झिल्ली होती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र, डीएनए, प्रोटीन वगैरह काफी सारी चीजें भरी हैं, ये पूरा सभी कोशिका के अंतर्गत मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें भी झिल्ली होती है। ये बात आप याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। केंद्रक के बारे में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सबसे पहला, केंद्रक जो है मस्तिष्क माना जाता है कोशिका का, आनुवांशिक सामग्री यहाँ पर होती है, और केंद्रक के पास अपनी कोशिका केंद्रक झिल्ली होती है। क्लियर, डन इट इज। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ शक्ति ग्रह। इसको शक्ति ग्रह या विद्युत ग्रह कहते हैं, बिजली घर कहते हैं कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कैसे ऊर्जा रहेगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। विशेषता इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है पूरा का पूरा, इसको मतलब रट लीजिएगा आप, ये बहुत जरूरी फैक्ट हैं सारे के सारे, एक एक बिल्कुल तथ्य, बिल्कुल मेन कंपोनेंट हैं। क्या क्या कंपोनेंट हैं, पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ कोशिका, कोशिका का बिजली घर, विद्युत ग्रह, शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं इसको विद्युत ग्रह, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ग्रह में क्या होती है, ऊर्जा बनती है। पावर हाउस, तो पावर मतलब ऊर्जा, यहाँ पर क्या होती है, श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। ऊर्जा संचित किसमें होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। एक और विशेष बात, इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या है सर, नीचे मैंने यहाँ पर राइबोसोम को भी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोटीन की फैक्ट्री मान सकते हैं, राइबोसोम से ही प्रोटीन वगैरह बनते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये राइबोसोम है, यह झिल्ली रहित है, मतलब राइबोसोम के पास कोई अपनी पर्टिकुलर झिल्ली वगैरह नहीं होती है। आइए जरा फिर से हम पहले फिगर में चलते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, आप देख सकते हैं ये फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ये फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे गलत बनाया है, ये इस तरीके से कर लीजिएगा। इसको बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, आप ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इस तरीके से छोटी छोटी चीजें ऐड कर दीजिएगा, लो बन गया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के पास अपनी झिल्ली है, ये देख रहे हो, केंद्रक के पास अपनी खुद की झिल्ली है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की झिल्ली नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। राइबोसोम क्या है, बहुत छोटा सा ये आपको यहाँ दिखाया है, इसमें तो दिखाया ही नहीं है। राइबोसोम बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार है, अमीनो अम्ल के माध्यम से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है यहाँ तक, और आगे जल्दी से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। अंतःद्रवीय जालिका, अंतःद्रवीय जालिका मतलब इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए यह प्रोटीन बनाता है, और चिकनी राइबोसोम नहीं होती है, वसा लिपिड बनता है, जहरीले पदार्थों को खत्म करता है। एक तरीके से तुम ऐसा मान सकते हो, अंतःद्रवीय जालिका को इस तरीके से मान सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा जिम्मेदार है, और राइबोसोम इस पर बैठे होते हैं। मैं येलो कलर ले रहा हूँ, राइबोसोम इस पर इस तरीके से बैठे होते हैं, और ये कुछ जहरीले पदार्थों को मारने वारने के काम आती है। अगर पर्टिकुलर इसको ना पूछा जाए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब अगर यही ना पूछा जाए कि अंतर्द्रवीय जालिका किसे कहते हैं, अगर आप मैंने जो पहला क्वेश्चन दिखाया था कोशिका के अंगों का वर्णन कर रहे हैं,
तो इसको केवल अंतर्द्रव्यी जाल का हेडिंग डालकर छोड़ सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख के छोड़ सकते हैं, या इसको पूरी तरीके से भी छोड़ सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। लेकिन जो गोल्जी काय है, गोल्जी उपकरण इसको बोलते हैं कोई कोई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईआर द्वारा बनाए गए ईआर मतलब ये अंतर्द्रव्यी जाल के द्वारा बनाए गए पदार्थों की पैकेज करता है, और इसके बाद सही जगह पहुंचाने में लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। बेसिकली दो काम याद रख सकते हैं, एक तो क्या करता है, कुछ पदार्थों की पैकेजिंग वगैरह करता है, उनको सही जगह ट्रांसफर करता है, और लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो गाल्जी उपकरण की इमेज अभी मैं दिखा दूंगा आपको। लाइसोसोम क्या होते हैं, रसधानियां क्या हैं, ये दो टॉपिक हैं। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं या पाचक थैली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, अपशिष्ट को नष्ट करता है। मतलब ये एक तरीके से साफ सफाई करने वाला है कोशिका का। जब कोशिका मर जाती है तो उसकी सफाई कौन करेगा, ये लाइसोसोम ही करता है। लाइसोसोम, लाइसो से याद रखना लाश, लाश। जब कोई मृत शरीर होता है उसी को तो लाश बोलते हैं, तो लाइसोसोम लाश को खा जाता है, लाइसोसोम लाश को खत्म कर देता है। ठीक है, डन, क्लियर है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाता है, रसोई घर इसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। केवल पादपों कोशिकाओं में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना डीएनए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पौधों में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। इसी के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। डन, क्लियर है यहां तक। अब यहां पर एक और आता है क्रोमोप्लास्ट, रंगीन होता है, फूलों और फलों में आकर्षक रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी तरीके का एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं है, स्टार्च वसा प्रोटीन का संचय करता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है। वेबसाइट पर जो हमने एमसीक्यू डाले हैं उनमें हो सकता है तुम्हें मिल भी जाए। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। क्लोरोप्लास्ट को हरे रंग का होता है और पौधों के हरे रंग को देने के लिए जिम्मेदार है, केवल पौधों में मिलेगा। इसका अपना खुद का डीएनए और खुद का राइसोसोम होता है। मैं आंख बंद करके फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ऐसा ही डीएनए और राइबोसोम किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो सर पावर हाउस है, ऊर्जा बनाता है। सर ये भी प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के काम आता है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। दोनों मतलब एक जैसे ही काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ों के पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर क्लोरो था, अब क्रोमो है। क्लोरो केवल एक कलर देगा, क्लोरो हरा रंग दे रहा था। क्लोरो क्या दे रहा था, हरा रंग। क्रोमो कई सारे रंग देगा। क्रोमोप्लास्ट रंगीन है, अलग अलग रंग के जो आप फूल देखते हैं, कौन जिम्मेदार है, ये क्रोमोप्लास्ट। मतलब गुलाब का रंग गुलाबी क्यों है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगर कहे कोई गेंदे का रंग पीला क्यों होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। फिर एक है ल्यूकोप्लास्ट, कोई रंग नहीं है, लोफर है, बेकार है, लुक्का है, बिल्कुल ल्यूखा जिसको बोलते हैं वो है ल्यूखा। ल्यूकोप्लास्ट लुक्खा है, बिल्कुल इसके पास रंग बंग नहीं है, स्टार्च वसा प्रोटीन वगैरह का संचय इसमें होता है। डन, क्लियर है। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो आप बधाई हो आपको, ये चैप्टर आप लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, अब ये चैप्टर आप लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त सारांश है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के संबंध में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के संबंध में, सॉरी अंतर तो वहां था, ये एक समरी है, ये एक समरी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा और एटीपी का निर्माण करती है, ऊर्जा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, छोटा कर दिया है मैंने। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस है, बिजली ग्रह है, शक्ति ग्रह है, किसका, कोशिका का।
ऊर्जा बनाता है क्योंकि एटीपी में ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक विशेष बात है, इसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। ऐसा ही खुद का डीएनए राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। अगली बात है लाइसोसोम के बारे में। ये अपशिष्ट को पचाने के लिए, मतलब मरी हुई, लाइसोसोम मतलब लाश को खाने के लिए है, मरी हुई कोशिकाओं की लाश को खाने के लिए लाइसोसोम है। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं। फिर हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं ये मुझे हिंदी नहीं थी याद क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है हरित लवक, और रसोई घर इसको भी बोलते हैं। फिर गाल्जी उपकरण, पदार्थों का श्रावण और पैक करने के लिए काम करता है, पैकेजिंग यूनिट भी इसको बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस, पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है, नियंत्रक कक्ष इसको बोला जाता है, नियंत्रक कक्ष इसको कहते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, आप चाहें तो इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जीवों कोशिका से ही बने होते हैं और शरीर की सभी मूल जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन कोशिका के अंदर ही होती हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा? पदार्थों का श्रावण, पैकेजिंग और कोशिका के बाहर भोजन आना बंद हो जाएगा, जिससे अपशिष्ट जमा हो जाएगा, कोशिका मर जाएगी। कौन से दो कोशिका अंग हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड ये गलत कुछ लिखा है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। एक स्लाइड और मैं समझाना चाहता था, ये था जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ विशेष अंतर की मैं बात कर रहा था। पहली बात, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में ही होती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में ही होती है, तो उपस्थित है कोशिका भित्ति। जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है ही नहीं। फिर हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, केवल और केवल पादप कोशिका में है, यहाँ पर जंतु कोशिका में हरित लवक भी, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। रसधानी जो है ये केवल और केवल इसी में है, रसधानी बहुत बड़ी रसधानी यहाँ पर मिल रही है पादप कोशिका में। रसधानी बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है जंतु कोशिका में, बहुत छोटी होंगी या होंगी ही नहीं। और फिर है लास्ट तर्ककाय, तर्ककाय ये होता ही अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पे उपस्थित होता है, विभाजन में सहायक होता है। बेसिकली इसको तर्ककाय वगैरह को हो सकता है अगर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पौधों में, हरित लवक केवल और केवल पौधों में, और ये रसदानियां बहुत बड़ी रसदानियां होती हैं पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में ना कोशिका भित्ति है ना हरित लवक है, रसदानियां भी नहीं होती हैं, बहुत छोटी बाई चांस मिल जाए तो मिल जाए। क्लियर है? अब मुझे जरा बताइए कि इस चैप्टर में आपको क्या नहीं पता है। इस चैप्टर में मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था कि ये मैं बताऊंगा इतिहास, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में, कोशिका की किस प्रकार से तुलना करेंगे कोशिकाओं में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में। परीक्षा के लिए मास्टर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, सारांश भी होगा चैप्टर का। अब ये क्वेश्चन आप कोई भी, जो जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए थे, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम है। अगर नहीं है तो मुझे अभी आप कह सकते हैं कि सर नहीं, मैं अभी भी नहीं लिख पा रहा। कोशिका क्या है अब आप बता सकते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। इसी से क्या है, सभी जीवों की सबसे छोटी यूनिट है। इसी से सभी जीव जंतु और पौधे बने होते हैं। इसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सर 1664 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने एक मृत कोशिका को अपनी एक बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। सर 1674 में इसको सबसे पहले जीवित कोशिका को एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। फिर उसके बाद सर केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक की खोज कर दी 1831 में। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जंतु कोशिका किसे कहते हैं, या जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करो और इसके अंगों को भी स्पष्ट करो। अब आप ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, अंगों को भी एक एक बता सकते हैं। पादप कोशिका किसे कहते हैं, इसका भी अंतर, इसका भी सचित्र वर्णन कर सकते हैं। चित्र मैंने ये यहाँ बना दिया था। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, आप ये भी स्पष्ट कर सकते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये भी आप कह सकते हैं। कोशिका में विभाजन कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं इस क्लास को क्लोज करूंगा। कोशिका में विभाजन कैसे होता है, कोशिका में विभाजन कैसे होता है। दो तरीके का विभाजन दिखाया है, समसूत्री और अर्धसूत्री। इन दोनों को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही शामिल कर लें, क्यों ना।
समसूत्री और अर्धसूत्री, इन दोनों को ही शामिल कर लिया जाए। समसूत्री और अर्धसूत्री, आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना, आ जाओ। मैं इसका विभाजन एक बार और दिखा दे रहा हूं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं और दिखा दे रहा हूं। इसमें कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा का उदाहरण 10th में मैं दूंगा, 10th में जब पढ़ाऊंगा तब आपको करवाऊंगा। अमीबा है, जैसे उसकी एक ही कोशिका होती है, पूरा जीव ही अमीबा, इस तरीके से पूरी एक कोशिका है, ये एक कोशिकी जीव है, मतलब एक ही पूरी एक कोशिका ही है, उतना छोटा सा है अमीबा। और ये अपना भोजन वगैरह कर लेता है, अपनी संरचना भी बदल लेता है। जैसे इसको भोजन यहाँ मिल जाए सामने, ये भोजन का मान लो टुकड़ा हो, इसके खाने के लिए कोई चीज, तो ये क्या करता है, इस भोजन के पास इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको चित्र से दिखा रहा हूँ, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, ये क्या करेगा, भोजन के पास चला जाएगा। अबे हाँ, ऐसे ये भोजन के पास ऐसे चला जाएगा खिसकता हुआ, और जब ये भोजन के पास पहुंच जाएगा फिर क्या करेगा, भोजन के पास पहुंचकर क्या करेगा, देखना, भोजन के पास पहुंचकर, अरे यार, भोजन के पास पहुंचकर क्या करेगा ये, देखना बेटा ध्यान से, ये अपना जो ये इस तरीके का इसका मुंह जैसा था ना, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़ा करेगा, इस तरीके से ये जाएगा, आगे खींच कर ले जाएगा, ऐसे करके, ऐसे अपना मुंह पूरा खींच कर बड़ा कर लेगा, और फिर लास्ट में अपना ऐसे जबड़ा बंद कर लेगा, और लास्ट में तो ये पूरी तरीके से ऐसा फिर से अंदर हो जाएगा, और ये जो खाना का टुकड़ा था ये इसके पेट में चला जाएगा, पचा लेगा, इसको खत्म कर लेगा। समझ रहे हो, तो ये एक कोशिकीय जीव भी कुछ होते हैं। खैर, उनसे हम पहले तुम्हें जो विभाजन है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। कोशिका का विभाजन कैसे होता है, मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं, कोशिका के विभाजन वाले को, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन दो तरीके से, याद रखना, कोशिका का विभाजन दो तरीके से, कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, दो तरीके के विभाजन है, हमें पढ़ने हैं, दोनों हम आज कवर करा देते हैं। पहला है समसूत्री, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा है विषम सूत्री, अर्धसूत्री कह सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, हम एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे, देखना बहुत ध्यान से। ये यहाँ पे आ गया समसूत्री, यहाँ पर हम देखेंगे अर्धसूत्री। क्लियर। देखो समसूत्री में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर ले रहा हूँ ताकि ये बीच में आ जाए। समसूत्री में होता क्या है, समसूत्री विभाजन में जैसे मान लो ये एक मृत कोशिका है, ये कोई एक मृत कोशिका है, मृत कोशिका है, ये कोई मरी हुई कोशिका है, इसका विभाजन होना है, कोशिका खत्म हो चुकी है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये इसके गुणसूत्र हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी में तो यही जाएंगे गुणसूत्र ही, अगली पीढ़ी में तो गुणसूत्र ही जाएंगे ना। ये इसके रेड कलर के मैं गुणसूत्र बना रहा हूं, और एक में एक ब्लू कलर के कुछ गुणसूत्र बना रहा हूं, दो। ठीक है, ये गुणसूत्र में कुछ ब्लू कलर के भी बना रहा हूं। ठीक है, तो ये गुणसूत्र थे, यहाँ पे मृत कोशिका है, ये पुरानी मरी हुई कोशिका है, और इसमें इस तरीके की इसकी हालत है भाई, चार गुणसूत्र हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, जब अगली संतति में आप देखेंगे, जब अगली कोशिका बनेगी तो समसूत्री विभाजन में ये गुणसूत्र क्या करेंगे, एक जैसे समान विभाजन इनमें होगा। मतलब जो रेड वाला यहाँ पे, जैसे मान लो ये इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं, इससे मैं दो कोशिकाएं बना रहा हूं, मैं एक तरीके से ये ले लेता हूं येलो कलर बनाने के लिए, ये दो कोशिकाएं इससे बन रही हैं, इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, ये जो लाल वाली जो कोशिका थी, लाल वाली जो कोशिका थी वो इस तरीके से विभाजित हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर लाल वाली कोशिका इस तरीके से विभाजित हो जाएगी, और जो ब्लू वाली को सॉरी गुणसूत्र, जो ब्लू वाले गुणसूत्र होंगे, जो ब्लू वाले गुणसूत्र होंगे वो भी इस तरीके से अलग अलग विभाजित हो जाएंगे। इनमें क्या होगा, समान विभाजन होगा, दोनों में क्या हो गया, समान विभाजन हो गया। ये देखिए दोनों में क्या हो गया, समान विभाजन हो गया। ये अगली संतति है, क्या है ये, अगली संतति है, संतति कोशिका, ये संतति कोशिका है,
ये क्या बनाए हैं सर, ये गुणसूत्र बनाए हैं, ये गुणसूत्र बनाए हैं। तो ये इस तरीके से प्रक्रिया यहाँ पे सतत समसूत्री विभाजन में होगी। मतलब समान मात्रा में दो दो सूत्र अलग अलग हो गए, समसूत्री विभाजन है ये। बोलो ये कैसा है, समसूत्री विभाजन है, एक जैसा ही विभाजन हो रहा है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में चीजें बदल जाती हैं। मैं इसी फिगर की कॉपी ले रहा हूं। ये यहाँ पर मृत संतति वाली कोशिका थी, यहाँ पर भी वही हाल है, बिल्कुल सेम। इसको मैं जूम और कर दूं ताकि दिखना अलग शुरू हो जाए ये। ठीक है, मैं अर्धसूत्री विभाजन अब समझा रहा हूँ, ये देखना यहाँ पर, उसको हटा दिया। अब यहाँ पर विभाजन हो रहा है भाई। इसमें विभाजन के दौरान क्या होगा, मान लो मैं इसको भी उसी तरीके से दिखाऊं। इसमें विभाजन के दौरान क्या होगा, ये देखो वही दो फिगर मैं बना रहा हूं। उसमें क्या हुआ था, एक एक दोनों के साथ चले गए थे। उसमें क्या हुआ था, एक एक दोनों के साथ चले गए थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, लाल लाल वाले जो एक ही तरीके के जो गुणसूत्र हैं वो एक साथ चले जाएंगे। ये देखो जरा, एक ही तरीके के जो ये गुणसूत्र हैं वो एक साथ चले जाएंगे। एक ही तरीके के जो गुणसूत्र हैं वो हमेशा एक साथ चले जाएंगे। वहां पर एक साथ नहीं गए थे, वहां पर एक साथ नहीं गए थे, वहां पर अलग अलग गए थे। यहाँ पर क्या होगा, ये साले एक साथ चले जाएंगे तो फिर कठिनाई बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से एक साथ चले जाएंगे। जब एक साथ चले जाएंगे तो इनका एक बार पुनः विभाजन हो जाएगा। पुनः विभाजन हो जाएगा चार टुकड़ों में, 1 2 3 और 4। इनका एक बार पुनः विभाजन हो जाएगा। और इसमें होगा क्या, ये एक टुकड़ा ये ब्लू वाला मान लो आ गया, तो इसके साथ हो सकता है कि एक टुकड़ा रेड वाला आ जाए, एक टुकड़ा रेड वाला आ जाए। फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दोनों टुकड़े रेड वाले किसी में आ जाएं, दोनों टुकड़े दोनों गुणसूत्र रेड वाले किसी में आ जाएं। फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर दोनों टुकड़े ब्लू वाले आ जाएं, दोनों टुकड़े ब्लू वाले आ जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक टुकड़ा ब्लू वाला नीचे चला जाए, कम प्रभावी रहे, और दूसरा ये रेड वाला अधिक प्रभावी रहे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दो चरणों में ये अर्धसूत्री विभाजन दिखाया गया है। ये फिर से यहाँ पर भी मृत कोशिका है, कोशिका है। यहाँ पर ये पहला चरण है विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन 1। और फिर ये यहाँ पर इसकी कॉपी में कर देता हूँ, कॉपी लगा देता हूँ इसकी यहाँ पर। ये अर्धसूत्री विभाजन 2 दूसरा चरण है। तो अब जरा तुम इसको समझना चाहो बहुत आसान भाषा में, तो अब आप समझ सकते हैं। दो तरीके का विभाजन हो रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज करूंगा। यहाँ पर ये जो यहाँ से जो आगे बढ़े थे, तो इसमें क्या हुआ था, रेड और ब्लू दोनों मिलकर, रेड और ब्लू का जोड़ा मिलकर बिल्कुल सेम तरीके से विभाजित हुए, समसूत्री, एक ही सूत्र पर समान सूत्रों में विभाजित हुए, एक जैसे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये कैसे अलग अलग अर्ध समसूत्री, आधे सम हुए। समान तो हुए लेकिन आधे समान हुए। देखो ये आधे तो समान है, ये आधे तो समान है, लेकिन ये कैसे हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर ये देखो पूरी तरीके से समानता नहीं है, जहां पर ये जैसी समानता थी वैसी समानता यहाँ नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं समझाना चाहता था कोशिका के विभाजन में। तो अगर इस पर क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया था उस पर क्वेश्चन आता है कोशिका विभाजन क्या है, तो आप इसे अब आसानी से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि मैंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर कराई हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर कवर करने को मिला है। अगर आप किसी भी तरीके से MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको वेबसाइट दिखा भी देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए दे देता हूँ, यहीं से आपको विजिट करवा दूँ भी वेबसाइट, है ना। देखिएगा भाई, यहाँ पे आप विजिट करने के लिए गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं हरीश सरनम लर्निंग हब। सर्च क्या कर सकते हैं, हरीश सरनम। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको फिर क्लिप में हटवा दूंगा। हरीश सरनम लर्निंग हब वेबसाइट आप सर्च करिएगा तो आपको बेसिकली, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मिल जाएगी हमारी हरीश सरनम लर्निंग हब की वेबसाइट। तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो मैं तुम्हें लोगों को दिखा दूँ बेटा, देखना। इसको यहाँ से विंडो कैप्चर में जाके चेंज कर देते हैं। ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की वेबसाइट आपको दिखेगी। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी बेसिकली। अब इसमें करेंगे क्या, आप
इसको स्क्रॉल करिएगा नीचे की तरफ, इसको इस तरीके से स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये लोड नहीं हो रही है जल्दी से। यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं ये टेस्ट वाला एक आइकन जो दिख रहा है, ये 10th वालों की 12th वालों के लिए है, आपके लिए अभी नहीं आए हैं टेस्ट वगैरह। ये पेड बैच का सेक्शन है, अभी ये अपलोड लोड हो रहा है ये, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इंटरनेट की वजह से स्लो हैं। ये कुछ लेक्चर्स का सेगमेंट है, यहाँ से आप बोर्ड एग्ज़ाम 12th और 10th का अगर देना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए PYQ निकाल सकते हैं। फिर ये बैच वगैरह की डिटेल है, ये स्टडी मटेरियल की डिटेल है। जैसे 9th में है आप तो ये देखो लिखा है 9th साइंस। और अगर आप MCQ लगाना चाहते हैं तो ये सेक्शन फ्री MCQ वाला सेक्शन आपके लिए है। इसमें आप 9th MCQ पर क्लिक करेंगे तो जब आप इस पर 9th MCQ वाले इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका पेज लोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, ये कोशिका, ये चैप्टर नंबर 5 के आपके MCQ है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से एक पोर्टल आ जाएगा। फ़ोन और लैपटॉप दोनों कहीं भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने करी। आइए थोड़ा लगा ही लेते हैं, जब ये सब कुछ हमने ओपन कर ही लिया है तो कुछ MCQ कवर ही कर लें, क्यों भाई, हो जाते हैं कवर, मज़ा आ जाएगा। कुछ MCQ भी इसी में ऐड हो जाएंगे क्लास में। तो कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक इसका सही जवाब होगा। आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी, प्याज में, कॉर्क में, पत्ती में, रक्त में, तो कॉर्क इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। फिर कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने, तो ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िएगा। सभी कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं, आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सभी कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं, नई कोशिकाओं से, पूर्व स्थित कोशिका से, ऊतकों से, अंगों से, तो ये पूर्व स्थित कोशिका से। आगे बढ़िएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है, कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है, कौन है, केंद्र है मतलब, सॉरी मैं पढ़ा नहीं। कोशिका के बाहरी सीमा बनाती है, कौन बनाती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, तो कोशिका भित्ति। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कोशिका की बाहरी सीमा कौन बनाता है, कोशिका भित्ति। अगर आप कोशिका भित्ति लिख रहे हैं तो वो तो होती ही नहीं है जंतु कोशिका में, तो कोशिका झिल्ली भी इसका सही जवाब हो सकता है। मैं कोशिका भित्ति क्लिक कर रहा हूँ, गलत हो गया, कोशिका झिल्ली माना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली होती है पूर्णता पारगम, अर्ध अपारगम, चयनात्मक पारगम, यही सही होगा। कुछ चीज़ों को जाने देगी चयन के साथ। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही है। तो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। आप इसी तरीके से 50 क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ये सबमिट वाला सबमिट क्विज वाला बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 10 में से मेरे 9 सही थे और 1 गलत था। आपने 50 में जितने सही किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपके बेटा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसके लिए मैं फिर से बता दूं, आप QR कोड के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं वेबसाइट तक, या फिर आप ये QR कोड दिखा रहा है, सॉरी यूट्यूब चैनल का है ये, तो आप QR कोड के माध्यम से भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और सर्च करके भी हरी शरणम लर्निंग हब सर्च करके भी आप पहुंच सकते हैं वेबसाइट तक। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डली होगी वेबसाइट की, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे हैं, आपने सारी पढ़ाई अच्छे से करी है। मैंने जितना पढ़ाया है पूरी ईमानदारी से सारा कुछ आपको देने की कोशिश करी है। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा और आप आगे वाली क्लासों में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ